तुम्हें काम हेलो दोस्त, वेलकम टू द लर्निंग हाउस यूट्यूब चैनल है। मैरिट कोचिंग सेंटर पूसा समस्तीपुर। आज क्लास 10th बायोलॉजी का बारे में हम लोग पढ़ेंगे, जो कि जैव प्रक्रम चैप्टर हम स्टार्ट किए थे। जैव प्रक्रम चैप्टर में अभी तक हम लोग प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ चुके हैं, और प्रकाश संश्लेषण में टॉपिक आया था कि रंध्र होता क्या है। तो रंध्र के बारे में हम लोग जानते हैं। रंध्र पत्तियों के सतह पर पाए जाने वाले छिद्र जिनका खुलना और बंद होना तथा गैसों का आदान प्रदान करना रंध्र कहलाता है। ये पत्तियों के अलावा तनों तथा जड़ों पर भी होते हैं। कहने का मतलब यहाँ पर होता है, बोला क्या गया है, गैसों का आदान प्रदान। अब वो कौन सा गैस है जिसका आदान प्रदान किया जाता है? गैस जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एवं गैस में जल में H2O भी आते हैं, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों हैं। ध्यान देंगे, गैसों का आदान प्रदान करना, यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या होता है, रंध्र जो है वो अपना प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो CO2 गैस को अवशोषित करता है, और फिर पूर्ण अपना अवशोषित करने के बाद जो बच जाता है ऑक्सीजन, उसको फिर बाहर मुक्त कर दिया जाता है। और वाष्पोत्सर्जन के कारण जल जो है वो क्या होता है, फिर उसको भी बाहर निकाल दिया जाता है। रंध्र में जो है एक ये प्लांट है, देखिए ये प्लांट है, प्लांट में ये पत्ती है। पत्ती में अगर जूम करके देखा जाए तो इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा, इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर यानी कि एक छिद्र होगा। सतहों का एक छिद्र है, या तो ऊपर में हो सकते हैं या नीचे में हो सकते हैं, क्योंकि सतह दो होते हैं पत्ती में, एक ऊपर एक नीचे। तो किसी एक तरफ हो सकते हैं, और सारे पौधे हैं जिसमें दोनों तरफ भी हो सकते हैं। तो ये जो दिखाई दे रहा है आपको लाइनिंग, इसको हम क्या बोलेंगे, द्वार कोशिका कहेंगे। और ये जो खुला हुआ भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम क्या कहेंगे, रंध्र छिद्र कहेंगे। ये खुलता भी है और बंद भी होता है, तो हम बताएंगे आगे कैसे खुलता है फिर कैसे बंद होता है। और ये जो बिंदी टाइप का दिखाई दे रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, हरित लवक बोलेंगे। ठीक है, तो ध्यान देंगे। और ये ध्यान देंगे कि ये रात के समय और दिन के समय ये गैसों का आदान प्रदान करती कैसे है, तो ध्यान देंगे। दिन के समय प्रकाश संश्लेषण के कारण द्वार कोशिका में स्टार्च जमा हो जाता है। यानी कि दिन के समय प्रकाश संश्लेषण यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा क्या होता है, द्वार कोशिका में स्टार्च जम जाता है। परासरण के कारण रंध्र के भीतर अधिक मात्रा में जल जमा हो जाता है। यानी कि परासरण के कारण जो क्या होता है, भीतर अधिक मात्रा में जल जो है वो जम जाता है, यानी कि जमा हो जाता है, जिससे रंध्र बंद हो जाते हैं। रंध्र यानी कि जब इस रंध्र में जल चला जाएगा तो ये फूल जाता है, और फूलने के कारण क्या होता है, ये बंद हो जाता है। खुलने के कारण क्या होता है, बंद हो जाता है। तो ये हमारी ये दिन के समय होते हैं, और रात्रि के समय देखेंगे ये क्या होता है। रात्रि के समय जो होता है ये खुल जाती है। अब ये खुलती कैसे, ध्यान देंगे। रात्रि काल में द्वार कोशिका का स्टार्च अलग हो जाता है, अथवा उपापचय से अपनी कोशिकाओं में उपापचयन से अपनी क्रियाओं में खर्च हो जाता है, और रंध्र चिपक जाते हैं, जिससे रंध्र छिद्र खुल जाती है। कहने का मतलब ये हुआ मेरा कि रात्रि के समय उपापचयन के कारण क्या होता है, वो अपनी क्रिया करने के बाद वो खर्च हो जाता है, और स्टार्च जो है वो क्या होता है, खपत हो जाती है, जिसके कारण क्या है, वो खुल जाती है। तो इतना समझ में आ गया होगा आपको, यानी कि रंध्र होता क्या है। आप जानेंगे इसमें दो चीज हम देखे थे, एक परासरण के बारे में, एक उपचयन के बारे में, उपापचयन के बारे में।
तो परासरण होता क्या है इसके बारे में ध्यान रखते हैं। किसी प्लाज्मा झिल्ली से होकर पदार्थों का उच्च सांद्रण, कहने का मतलब उच्च सांद्रण वाले स्थान से निम्न सांद्रण वाले स्थान की ओर जाना परासरण कहलाता है। उच्च स्थान से निम्न स्थान तक यानी निम्न सांद्रण वाले स्थान तक आने की या जाने की प्रक्रिया को क्या कहेंगे, परासरण कहेंगे। ठीक है। उसी तरह फिर उपापचय के बारे में जानते हैं। जीव के अंदर होने वाली समस्त जैविक, रासायनिक यानी कि बायोकेमिकल अभिक्रिया यानी कि रासायनिक अभिक्रिया को सम्मिलित रूप में उपापचयन कहलाते हैं। सम्मिलित रूप में क्या कहलाते हैं, उपापचय। फिर से गौर से सुनिएगा उपापचय के बारे में। जीव के अंदर होने वाली समस्त जैविक, रासायनिक, बायोकेमिकल अभिक्रिया के सम्मिलित रूप में उपापचय कहलाते हैं। चलिए अगला टॉपिक हम लोग देखते हैं। अगला टॉपिक जो है मेरा, जीवों में पोषण, यानी कि हम देखेंगे जीवों में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। चलिए आइए तो हम लोग देख रहे हैं। चलिए आगे हम लोग अगला टॉपिक देखते हैं, जीवों में पोषण। यानी कि जीवों में पोषण ध्यान देंगे, जंतु भोजन के लिए पूर्ण रूप से अन्य जीवों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। तो उस प्रकार के पोषण को हम क्या कहेंगे, परजीवी पोषण कहते हैं। और परजीवी पोषण में वो क्या कौन कौन से आते हैं, मृतजीवी पोषण, प्राणी संपोषण और परजीवी पोषण भी आते हैं। चलिए ध्यान देंगे, टॉपिक को हम लोग देखते हैं। विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषी जंतु में भोजन का ग्रहण भिन्न भिन्न प्रकार से होते हैं। जैसे अमीबा में देख लीजिए और पैरामीशियम में देखिए। ठीक है, बात को समझिएगा। यानी कि विभिन्न प्रकार के प्राणी संपोषण अनेक प्रकार के होते हैं। मनुष्य में अलग होते हैं, गाय में अलग होते हैं और अमीबा में अलग होते हैं। पैरामीशियम में भी, पैरामीशियम एवं अमीबा एंड पैरामीशियम में थोड़ा बहुत का अंतर होता है। ठीक है, तो आगे पहले हम लोग जानते हैं अमीबा में पोषण कैसे होता है। अमीबा में पोषण कैसे होता है, अमीबा में जो पोषण होता है वो अंतःग्रहण, पाचन, बहिष्करण के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, अंतःग्रहण, पाचन एवं बहिष्करण के द्वारा। बहिष्करण करने का मतलब उत्सर्जन के द्वारा होता है। चलिए ये सारी क्रियाएं जो है अमीबा का है, तो इसके बारे में हम डिटेल से जानते हैं। ये अमीबा का स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है, ये ए है, बी, सी, ये डी। ठीक है, ध्यान देंगे। अमीबा में एक केंद्रक पाया जाता है जिसको हम न्यूक्लियस इंग्लिश में कह सकते हैं। ये अमीबा अपना भोजन कैसे तैयार करते हैं, यानी कि पोषण कैसे करता है। ये आपका ये अमीबा का खाद्य कण है जिसको हम लोग भोजन कहेंगे। क्या कहेंगे, भोजन कहेंगे। ठीक है, अमीबा में इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। क्या होता है, ये एक कोशिकीय होते हैं एवं इसका कोई निश्चित आकार नहीं होता है। ये भोजन जो है कहीं से भी खा सकते हैं। इसका एक मुख्य होता है जो स्ट्रक्चर, जिसका नाम क्या है, कुटपाद। क्या नाम है इसका, कुटपाद, या इसको पादाप भी बोल सकते हैं। पद मतलब क्या होता है, पैर। इसका तो पहले तो हम लोग जान चुके कि इसका कोई आकार ही नहीं होता। ये भोजन कहीं से भी कर सकते हैं, उत्सर्जन कहीं से भी कर सकते हैं। ठीक है, ध्यान देंगे। तो कुटपाद का जो कार्य है वो क्या है कि भोजन को ग्रहण करना। क्या करना, भोजन को ग्रहण करना। जैसे कि खाद्य सामग्री रहता है, खाद्य कण रहेगा, भोजन वो कहीं से भी अमीबा कर सकता है। जो ये कुटपाद के द्वारा करता है। किसके द्वारा करता है, कुटपाद के द्वारा करता है। देखिए कैसे, ये भोजन है अमीबा का। ठीक है, तो ये किसके द्वारा करता है, कुटपाद के द्वारा करता है। अभी तक तो भोजन यहाँ पे था, कुटपाद में संपर्क में आया तो कहाँ पे आ गए, यहाँ पे आ गए। ठीक है, यानी कि इसका मुख क्या हो गया, यहाँ पे आ गया। ठीक है, चलिए ये भोजन को ग्रहण कर लिया। क्या किया, ग्रहण कर लिया। तो जब ये ग्रहण कर लिया तो वो क्या है, जो ग्रहण करता है उसको क्या कहेंगे, खाद्य रिक्तिका
या भोजन रसधानी कहेंगे। क्या कहेंगे? खाद्य रिक्तिका या भोजन रसधानी। चलिए, और ये देख रहे हैं आप जो खाद्य है, खाद्य कण है यानी कि भोजन है, और इसमें एक न्यूक्लियस होता है। ये तो भोजन करके अपना ये न्यूक्लियस में भेजता है, और वो सेल में, सेल के द्वारा क्या करता है, पूरे शरीर यानी कि कूटपाथ का यानी कि स्ट्रक्चर का जितना, अमीबा का स्ट्रक्चर जितना भी है आकार का होता है, उसमें वो भोजन पहुंचाता है। किसके द्वारा? न्यूक्लियस में जा करके फिर वो एक कोशिकीय सेल होता है, ये तो जानते हैं। एक कोशिकीय सेल होने के कारण फिर ये सेल के द्वारा ही अपना भोजन ग्रहण करके पूरे शरीर में अपना तैयार करता है। चलिए ध्यान देते हैं। अब ये उत्सर्जन कैसे करता है? ये उत्सर्जन जो है कहीं से भी कर सकता है, क्योंकि इसका निश्चित आकार होता ही नहीं है। जैसे ही भोजन आया, किसी भी आकार से ये भोजन ग्रहण कर लेता है, और किसी भी आकार से जो अपशिष्ट पदार्थ बच जाते हैं वो उत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या करता है, बाहर निकाल देता है, जिसका इसको क्या कह सकते हैं, बहिष्करण कह सकते हैं। चलिए आप इसको हम लिखने की तरीका बताते हैं आपको। जब ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये लिख कैसे सकते हैं एग्जाम में, ध्यान देंगे। जैसे कि पहले तो इसका कार्य क्या रहता है, कूटपाथ का। ये कूटपाथ भोजन को ग्रहण करता है, जिसे क्या कहते हैं हम लोग, भोजन रसधानी कहेंगे। और ये भोजन रसधानी जब जाते हैं तो वो जटिल पदार्थ, भोजन जो है क्या होगा, जटिल पदार्थ होता है, उसको क्या करता है, अंदर जाने के बाद उसको तोड़ देता है। तोड़ने के बाद उसको क्या करता है, सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है। सरल पदार्थ में बदलने के बाद ये क्या करता है, पाचन की क्रिया करती है। किसकी क्रिया करती है? पाचन की क्रिया करती है। पाचन की क्रिया करने के बाद जो अवशोषण कर लिया जाता है पाचन के द्वारा, उसको पूरे शरीर में वो प्रवेश करके अंग अंग में वो भेज देता है। जो अवशिष्ट पदार्थ हो जाता है उसको किसके द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है, उत्सर्जन के द्वारा उसको बाहर निकाल दिया जाता है। चलिए इसको आगे देखेंगे किस प्रकार से हम एग्जाम में लिखेंगे। पहले तो हम जानेंगे अमीबा। अमीबा एक कोशिकीय जीव है तथा अनिश्चित आकार का प्राणी है, ये जान चुके आप लोग। अमीबा का भोजन शैवाल के छोटे छोटे टुकड़े, बैक्टीरिया तथा अन्य कार्बनिक पदार्थ के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। चलिए इतना जान चुके। फिर देखेंगे अमीबा में पोषण, अंतःग्रहण, पाचन तथा बहिष्करण यानी कि उत्सर्जन क्रिया द्वारा पूर्ण होता है। उसी प्रकार क्या है, पैरामीशियम के बारे में ध्यान देते हैं। पैरामीशियम के बारे में ध्यान देते हैं। चलिए अगला हम देखते हैं पैरामीशियम के बारे में। पैरामीशियम में भी सेम टू सेम होते हैं, लेकिन पैरामीशियम का जो आकार होता है वो निश्चित होता है। अमीबा में जो था वो क्या था, आकार अनिश्चित होता था, लेकिन पैरामीशियम में आकार इसका क्या होता है, निश्चित होता है। और ये भी एक कोशिकीय सेल है। इसका देखिए ध्यान देते हैं, इस कैसे अपना भोजन ग्रहण करता है। जैसे कि यहाँ पे देखिए भोजन है, ठीक है, ये भोजन है, इसको ये ग्रहण किया, और जैसे देखिए यहाँ पे ग्रहण किया, क्या ये भोजन रसधानी का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है, भोजन रसधानी का निर्माण करता है। फिर ये पूरे शरीर में ये फैलाता है। फैलाने के बाद क्या करता है, यहाँ पे आता है न्यूक्लियस में, ये न्यूक्लियस कहिए या भोजन रसधानी, ठीक है। ये भोजन रसधानी को ये क्या बोलते हैं, सॉरी, भोजन रसधानी का कार्य करता है यहाँ पे। और ये भोजन को अवशोषित करके उस जो अपशिष्ट पदार्थ होता है वो क्या करता है, बहिष्करण कर देता है, यानी कि उत्सर्जन कर दिया जाता है, ठीक है। सेम टू सेम अमीबा की तरह ही होता है, लेकिन एक में इसमें एक ही चीज जो है वो क्या होता है, चेंजिंग होता है। ये इसका एक निश्चित आकार होता है। और ये भोजन जो ग्रहण करता है वो किसके द्वारा करता है, ये जो कांटे टाइप के देख रहे हैं इसको हम सिलिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सिलिया। और ये सिलिया के द्वारा ही ये क्या करता है, चल सकता है, और उसका चल सकता है, और इसके द्वारा क्या करता है, ये भोजन ग्रहण करता है। इतना समझ में आ गया होगा। और ये सेम टू सेम क्या होता है, अमीबा की तरह ही होता है। चलिए यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके। आगे हम लोग चलेंगे कि मनुष्य में पोषण कैसे होता है, या मनुष्य का पाचन क्रिया कैसा होता है। तो आगे हम अगली नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आप लाइक करना ना भूलें, सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपको अगर प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, ताकि हम और ही बेहतर से आपको समझा सकें। चलिए
थैंक यू।